जय हिंद। वेलकम टू मिशन विद्या कॉम्पिटिटिव रीजनिंग। और आज मैं आप लोगों के लिए एमटीएस जीके और जीएस का सेट 1 लेकर के आया हूं। तो आइए आज हम लोग सेट 1 को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। साथ ही साथ इससे रिलेटिव या इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले सवाल नंबर पहला में हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कुषाण वंश का शासक नहीं था। मतलब क्या पूछा जा रहा है कि कुषाण वंश का शासक कौन नहीं था। तो ध्यान रखिएगा, कुषाण वंश का शासक कौन नहीं था, तो नहपना नहीं था। कौन नहीं था? नहपना नहीं था। अच्छा, नहपना था कौन? तो ध्यान रखिएगा, ये नहपना जो है ना उत्तर पश्चिम भारत में, कहाँ? उत्तर पश्चिम भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में ये तो क्या था, में दो प्रमुख शक क्षत्रप राजवंशों में से राजवंश जो था शक क्षत्रप राजवंश, जो कि छह रातों का संस्थापक था। किसका संस्थापक था? छह रातों का संस्थापक था। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन नैनार संत नहीं थे? नैनार संत कौन नहीं थे? तो ध्यान रखिएगा, अंडाल नहीं थे। कौन नहीं थे? अंडाल नहीं थे। अच्छा, ये होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं और इससे रिलेटिव सारी चीज़ के बारे में थोड़ा सा और भी क्लियर कर ले। तो ध्यान रखिएगा, एक सवाल आता है नैनार, क्या आता है? नैनार। और एक आता है अलवार। अलवार ये क्या है? नैनार और अलवार तमिल कवि संत हैं। कौन से हैं? तमिल कवि संत हैं। क्लियर है? अच्छा, नैनार जो है वो कितने संतों में विभाजित है? तो 63 संतों में विभाजित है। कितने संतों में? 63 संतों में विभाजित है। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? आइए सवाल नंबर हम लोग तीसरा देखते हैं कि सवाल नंबर तीसरा को कैसे देखा जाए। ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर तीसरा कह रहा है कि ज्योतिबाराव फुले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? यानी ज्योतिबाराव फुले द्वारा सत्य शोधक समाज की जो स्थापना थी वो किस वर्ष की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, कब की गई थी? तो 1873 ईस्वी को की गई थी। लेकिन हाँ, अगर यही कोई डेट के साथ पूछ दिया जाए तो अगर याद रखिएगा 24 सितंबर 1873 ईस्वी को सत्य शोधक समाज की स्थापना कौन किए थे? तो ज्योतिबाराव फुले द्वारा की गई थी। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि उस त्योहार को पूर्व का कुंभ के नाम से जाना जाता है। यानी पूर्व का कुंभ किसे कहा जाता है? तो अम्बुबाची मेला को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अम्बुबाची मेला कहा जाता है। अच्छा, यह किस महीने में मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, यह आषाढ़ के महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये आषाढ़ के महीने में मनाई जाती है। अच्छा, भारत के किस क्षेत्र का ये मेला है? तो पूर्वी भारत का ये मेला है। क्लियर है? अच्छा, इसमें होता क्या है? तो 7वें और 10वें दिन तक, यानी हिंदू महीने के अनुसार जो आषाढ़ है इसमें 7वें और 10वें दिन तक मंदिर के दरवाजे सभी के लिए क्या कर दिए जाते हैं? बंद कर दिए जाते हैं। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद ध्यान रखना है कि ये होता कहाँ है, मतलब किस राज्य में होता है? तो ध्यान रखिए, यह जो है असम राज्य में होती है। किस राज्य में? असम राज्य में होती है। और कहाँ पे? तो कामाख्या मंदिर के पास। कहाँ होती है? कामाख्या मंदिर के पास होती है। अच्छा, कामाख्या मंदिर क्या है? तो देवी शक्ति के 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। टोटल कितने शक्तिपीठ है? 52 शक्तिपीठ है। तो 52 शक्तिपीठ में से कामाख्या मंदिर जो है एक मानी जाती है। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, अम्बुबाची मेला कहाँ? तो अम्बुबाची मेला को पूर्व का कुंभ कहा जाता है, जो कि आषाढ़ महीने के 7वें और 10वें दिन मंदिर के दरवाजे सभी के लिए क्या कर दिए जाते हैं? बंद कर दिए जाते हैं। क्लियर है? आइए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक में कंबाला नामक पारंपरिक खेल में निम्नलिखित में किस जानवर को दौड़ के लिए खेला जाता है? किस जानवर को दौड़ के लिए खेला जाता है? तो ध्यान रखिएगा, भैंस के लिए। किसके लिए? भैंस के लिए। अच्छा, कर्नाटक में कंबाला वार्षिक भैंस दौड़ एक क्या है? एक पारंपरिक त्यौहार है जो कि कृषक समुदाय द्वारा की जाती है। किस समुदाय के द्वारा? कृषक समुदाय के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है या मनाया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और है
ये होगा क्या, मतलब ये किनके लिए, किस लिए मनाया जाता है, तो भगवान कादरी मंजूनाथ, याद रखिएगा, कादरी मंजूनाथ, कादरी मंजूनाथ को समर्पित ये त्यौहार है। ठीक है। अच्छा, कादरी मंजूनाथ किनके ये अवतार माने जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा शिव भगवान के अवतार माने जाते हैं। किनके अवतार माने जाते हैं, शिव भगवान के। तो ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में कंबाला नामक पारंपरिक खेल में किस जानवर को दौड़ के लिए खेला जाता है, तो भैंस के लिए, जो कृषक समुदाय के द्वारा। किस भगवान को, तो कादरी मंजूनाथ के लिए। किस भगवान के अवतार हैं, तो शिव भगवान के अवतार हैं। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 6, किस देश के प्रति शुद्ध कृषि क्षेत्र की कुल जनसंख्या उसका कितना दर्शाती है, क्या दर्शाती है, तो ध्यान रखिएगा उसके भौतिक घनत्व को दर्शाती है। क्या दर्शाती है, भौतिक घनत्व को दर्शाती है। किस देश के प्रति शुद्ध कृषि क्षेत्र की कुल जनसंख्या उसका क्या दर्शाती है, तो भौतिक घनत्व को दर्शाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 7, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में क्लियर करते हैं। कह रहा है कि एक फिल इन द ब्लैंक्स विभिन्न प्रयोजनों के लिए पानी को रोकने के लिए नदी के ऊपर की ओर एक जलाशय बनाने के लिए नदी के पार निर्मित अभद्र सामग्री की एक हाइड्रोलिक संरचना है। अच्छा, क्या कौन सी संरचना है, तो बांध संरचना है। सही बात है। नदी के ऊपर की ओर एक जलाशय बनाने के लिए नदी के पार निर्मित अभेद सामग्री की एक हाइड्रोलिक संरचना कौन सी है, तो बांध संरचना है। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के सबसे विस्फोटक प्रकार का उदाहरण है। ठीक है, कौन सा सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी है, तो कॉल्डेरा ज्वालामुखी। याद रखना है कौन सा, कॉल्डेरा ज्वालामुखी। यह विस्फोटक ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। तो ध्यान रखिएगा, कॉल्डेरा ज्वालामुखी जो है क्या है, विस्फोटक ज्वालामुखी के रूप में उदाहरण है। क्लियर है यहाँ तक। आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। 9 कह रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष अमल में लाया गया था, यानी क्योटो प्रोटोकॉल है किस वर्ष अमल में लाया गया था, तो ध्यान रखिएगा 2005 में लाया गया था। कब लाया गया था, 2005 में लाया गया था। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ क्या था कि 1997 में, ध्यान रखिएगा 1997 में हुई थी। और क्या किया गया था इसमें, किस लिए किया गया था, तो CO2 के कम उत्सर्जन से संबंधित है। मतलब CO2 के बारे में डिस्कशन हुआ था। कब हुआ था, 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल का। ठीक है यहाँ तक। इसको 2005 में क्या किया गया, अमल लाया गया, मतलब लाया गया इसको। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि वर्ष 1987 में कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था, तो ध्यान रखिएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। कौन सा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। कोई दिक्कत यहाँ तक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि भारतीय वन अधिनियम 1927 निम्नलिखित में से किस भारतीय वन अधिनियम को निरस्त करने के बाद अधिनियमित किया गया था, अधिनियमित किया गया था। तो कौन सा अधिनियम था, तो भारत वन अधिनियम 1878 ईस्वी को। क्लियर है, भारत वन अधिनियम 1878 ईस्वी को। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक कर्तव्य की कुल संख्या क्या है, तो ध्यान रखिए मौलिक कर्तव्य की कुल संख्या कितनी है, 51 है। कितनी है, 51 है। मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है, 11 है। सॉरी 51 नहीं, 11 है। अच्छा, 51 क्या है वो समझते हैं। तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस भाग में है, तो देखिएगा याद रखिएगा भाग जो है वो चौथा है। लेकिन अगर कोई अनुच्छेद पूछ दे तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद क्या बताना है, 51A में है। कहाँ है, 51 के क में है। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है, इसके बारे में और समझना है क्या, और इससे सवाल आ सकती है। यह पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर थी, तो ध्यान रखिएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर। सरदार
स्वर्ण सिंह समिति। कौन सा संशोधन हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 42वें संविधान संशोधन हुआ था। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से भारत में कौन से स्तर की सरकार नहीं है? मतलब कौन से स्तर की सरकार नहीं है? अच्छा, सबसे पहला क्या कह रहा है? स्थानीय स्तर की सरकार, फिर दूसरा कह रहा है राज्य स्तर की सरकार, और तीसरा कह रहा है राष्ट्रीय स्तर की सरकार। तो बताइए इसमें से कौन सी हो सकती है? आइए चार ऑप्शन भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए कौन से स्तर का सरकार नहीं है? तो निम्नलिखित देखिए, स्थानीय स्तर की सरकार, राज्य स्तर की सरकार और राष्ट्रीय स्तर की सरकार कहा गया। पहला का केवल पहला, केवल दूसरा और केवल तीसरा, या कोई विकल्प सही नहीं है। जिसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोई विकल्प सही नहीं है। क्यों नहीं है वो समझिएगा। भारत में जो सरकार का गठन 3 स्तर पर किया जाता है, ठीक है, एक राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे तथा स्थानीय स्तर पे। अतः दिए गए विकल्पों में से उत्तर डी सही विकल्प होगा, यानी कोई विकल्प सही नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक आर्थिक गतिविधि है? तृतीयक आर्थिक गतिविधि कौन सी है वो समझा जाए तो ध्यान रखिएगा, व्यापार करना। तृतीयक आर्थिक गतिविधि क्या है? व्यापार करना। अच्छा बताइए, तो कृषि किस क्षेत्र से संबंधित है? तो प्राथमिक से संबंधित है। अच्छा, विनिर्माण किस क्षेत्र से संबंधित है? तो द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। हाँ, अगर सेवा क्षेत्र पूछ दिया जाए, बताइए सेवा क्षेत्र किससे होगा? तो तृतीयक क्षेत्र से हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, व्यापार करना सेवा क्षेत्र से है तो किस क्षेत्र से संबंधित होगा? तृतीयक से संबंधित होगा। कोई दिक्कत? आइए क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन निवल राष्ट्रीय आय को बेहतर तरीके से परिभाषित करता है? तो कौन परिभाषित करता है? जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। ध्यान रखिएगा, जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, इसको हम लोग क्या कहते हैं? निवल राष्ट्रीय आय, यानी एनएनपी इक्वल टू क्या होता है? जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। क्या होता है? मूल्यह्रास है। एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास होता है। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है? चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का कितने भाग के बराबर होता है? तो 1/6 भाग के बराबर होता है। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 16। जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो बताइए क्या होता है? जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, वह थोड़ा सा नीचे से उठ जाता है। क्या? वह थोड़ा सा नीचे से उठ जाता है। क्लियर है? अच्छा, ऐसा क्यों होता है ये भी ध्यान रखना है। क्यों होता है? क्योंकि नदी का घनत्व समुद्र के घनत्व से क्या होता है? अधिक होता है। क्लियर है? आइए, यदि किसी परमाणु के नाभिक के आकार की तुलना क्रिकेट की गेंद से की जाए तो परमाणु की त्रिज्या लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होती है? तो कितने किलोमीटर के बराबर होगी? तो 5 किलोमीटर के बराबर होगी। ध्यान रखिएगा, कितने किलोमीटर के? तो 5 किलोमीटर के बराबर होगी। अच्छा, ऐसे परमाणु की त्रिज्या जो होती है वो लगभग कितनी होती है? तो 10 या 10 मीटर के आसपास होती है। ठीक है, जबकि नाभिक की कितनी हो जाती है? तो 10 से 15 मीटर होती है। अगर कोई नाभिक का पूछे तो कितना हो जाएगा? 10 से 15 हो जाएगा। और परमाणु की त्रिज्या का पूछे तो कितना हो जाएगा? परमाणु की त्रिज्या पूछे तो कितना हो जाएगा? 10 या 10 मीटर हो जाएगी। कोई दिक्कत? नेक्स्ट आ जाइएगा। एकमात्र ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है? कौन सा ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होती है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 19। बॉम्बे ब्लड ग्रुप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, आइए चेक करते हैं। इस रक्त समूह वाला व्यक्ति केवल ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति से ही रक्त प्राप्त कर सकता है। ठीक है, यही सही नहीं है। ये क्या है? गलत है, यानी राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर एप्पल। अच्छा, इसकी पहली बार खोज कब हुई थी? 1952 में हुई थी। कौन किया था? डॉक्टर वाई एम भेंडे ने की थी।
एच एंटीजन व्यक्ति करने में कमी है, ठीक है, और इसमें ना तो ए और ना ही बी एंटीजन है। क्लियर है। तो इसकी खोज कब हुई थी? 1952 ईस्वी में। कौन किया था? डॉक्टर वाई.एम. भेंडे ने की थी। नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 20। ग्लूकोज और प्रोटीन, लिपिड्स या न्यूक्लिक एसिड जैसी घुलने वाली शर्कराओं के बीच गैर एंजाइमी प्रतिक्रिया होती है। गैर एंजाइमी प्रतिक्रिया होती है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ग्लाइकेजन हो जाएगा, ग्लाइकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्लाइकेशन हो जाएगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है वो समझते हैं। करें निम्नलिखित का मिलान कीजिए। आइए मिलान करते हैं। तो IMF कहाँ है जी? IMF कहाँ है? बोलिए। आइए तो बाई ऑप्शन से भी हम लोग समझ सकते हैं। आइए बाई ऑप्शन से भी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या कर रहा है? IMF कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा वाशिंगटन DC में है। कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। अच्छा WTO कहाँ है? तो WTO जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा में है। अच्छा ADB कहाँ है? ADB कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा ADB फिलीपींस में है। और सार्क कहाँ है? तो सार्क कहाँ है? काठमांडू में है। कहाँ है? काठमांडू में। तो ध्यान रखिएगा IMF कहाँ है? वाशिंगटन DC। WTO कहाँ है? तो जिनेवा में। ADB कहाँ है? फिलीपींस में। और सार्क कहाँ है? काठमांडू में है। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है अरुंधति राय ने अपनी किस पुस्तक के लिए 1997 मैन बुकर पुरस्कार जीता था? ठीक है, मैन बुकर पुरस्कार अरुंधति राय ने किस किताब के लिए जीता था? ये बहुत बार एग्जाम पूछी गई, इसको याद रखिएगा। कौन सा? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। कौन सा? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए ही अरुंधति राय को 1997 में मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। प्राइड एंड प्रेजुडिस, प्राइड एंड प्रेजुडिस उपन्यास के लेखक कौन है? ध्यान रखिएगा कौन है? तो ध्यान रखिएगा जेन ऑस्टेन। कौन है? जेन ऑस्टेन। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। आप सतीश शिवलिंगन का नाम किस खेल से जोड़ेंगे? सतीश शिवलिंगन का नाम किस खेल से जोड़ेंगे? तो ध्यान रखिएगा सतीश शिवलिंगन जो थे वो किस खेल से थे? भारोत्तोलन से थे। किससे थे? भारोत्तोलन से थे। अच्छा इनके बारे में थोड़ा सा और भी जिक्र कर लेते हैं। देखिए 2014 में जो राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ था और 2018 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, इन दोनों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, कितने किलोग्राम में जीता था? तो 77 किलोग्राम में जीता था। कितने किलोग्राम में? 77 किलोग्राम में। तो सतीश शिवलिंगन जो थे 2014 और 2018 में 77 किलोग्राम में क्या जीते थे? स्वर्ण पदक जीते थे। क्लियर है? अच्छा ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये भी ध्यान रखिएगा किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से संबंधित है। क्लियर है? कोई दिक्कत? नेक्स्ट आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? आइए क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में जिक्र कर लेते हैं। तो विश्वनाथन आनंद, पेंटाला हरिकृष्ण और विदित गुजराती किस खेल से संबंधित हैं? ये भी एग्जाम में अक्सर ये सवाल पूछी जाती हैं, इसको भी क्लियर कर लेना है हम लोगों को। ध्यान दीजिएगा क्या है? विश्वनाथन आनंद, पेंटाला हरिकृष्णा और विदित गुजराती किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ध्यान रखिएगा शतरंज खेल से जुड़े हुए हैं। किस खेल से? शतरंज खेल से जुड़े हुए हैं। क्लियर है? आइए नेक्स्ट हम लोग